इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड, डेट या फिर द मोस्ट पॉपुलर एसेट क्लास डोमेस्टिक इक्विटीज। किसमें कब इन्वेस्ट करें? कभी कोई एसेट क्लास चल जाता है तो कभी कोई और। Probably the best thing is to have a portfolio suited for all market conditions। आज हम एक न्यू फंड ऑफरिंग की बात करेंगे जो कि है निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड। ये फंड अक्रॉस एसेट क्लासेस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा और जो नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन दीज एसेट्स उसका फायदा उठाएगा। दिस फंड इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 7th August 2020 to 21st August 2020। आज के इस वीडियो में हम आपके इस फंड को लेकर सारे सवालों के जवाब देंगे। हमारे डिस्कशन में है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के इक्विटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर मनीष गुनवानी। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर मनीष गुनवानी, who is the CIO of Nippon India Mutual Funds। Manish ji has an experience of over 22 years in the field of equities, spanning from equity research to fund management। मनीष जी ने अपना बीटेक IIT चेन्नई से किया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट IIM बैंगलोर से। तो चलिए बिना किसी देर के इनवाइट करते हैं मनीष जी को ऑन आवर चैनल। नमस्कार मनीष जी एंड वेलकम टू जेड फंड्स। Thanks for having me। I look forward to talking about our fund। जैसा कि मैंने भी अभी अपने दर्शकों को बताया कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लेके आ रहा है निवेशकों के लिए, विच इज द निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। तो मनीष जी, हमने कुछ कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड जैसे कि डेट फंड, इक्विटी फंड और कई सारे हाइब्रिड फंड में तो इन्वेस्ट किया है, लेकिन प्लीज हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये मल्टी एसेट फंड क्या है और ये कन्वेंशनल हाइब्रिड फंड से कैसे डिफरेंट है। देखिए, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड एक अलग तरीके का फंड है जिसमें 4 डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। आप जो फंड्स मेंशन कर रहे थे, जैसे इक्विटी फंड में खाली इक्विटीज होता है, डेट फंड में खाली डेट होता है, बैलेंस फंड में इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है, तो 2 एसेट क्लासेस होते हैं। नाउ एक से ज्यादा एसेट क्लास क्यों होना चाहिए? उसका लॉजिक ये होता है कि डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिले, कि अगर एक एसेट क्लास अच्छा नहीं कर रहा हो तो दूसरा एसेट क्लास अच्छा कर रहा है, तो यू गेट स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स and consistency of returns। Now, multi-asset fund is basically a combination of 4 asset classes, which is very different from that viewpoint। तो इसमें 4 asset class क्या है? One is equity, domestic equity है 50%, commodities है 15%, जिसमें minimum 10% gold है, तो largely gold है commodities में। शॉर्ट डेट है, शॉर्ट टर्म डेट है 15% और फॉरेन इक्विटीज है 20%। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एसेट क्लासेस का, ये काफी यूनिक कॉम्बिनेशन है। और जैसे कमोडिटीज और फॉरेन इक्विटीज में हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि काफी लोग को पता है कि ये एसेट्स में भी पैसा डालना चाहिए, बट ड्यू टू प्रैक्टिकल इश्यूज, ड्यू टू लिक्विडिटी इश्यूज, ड्यू टू ईज ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं है ये 2 एसेट क्लासेस में यूजुअली, तो होता नहीं है। तो आप अगर AUM देखेंगे प्योर गोल्ड फंड का या प्योर इंटरनेशनल फंड्स का, इंडस्ट्री में काफी कम है कंपेयर टू डोमेस्टिक इक्विटी और डोमेस्टिक डेट। तो ये प्रोडक्ट जो है ये एक रिच एक मिक्स है चारों एसेट क्लासेस का, विच इज वेरी डिफरेंट। वेरी इंटरेस्टिंग मनी। बट एक बात बताइए कि बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया इज गोइंग टू सी अ वेरी हाई ग्रोथ इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो ऐसे में क्या डोमेस्टिक इक्विटीज सबसे प्रेफर्ड एसेट क्लास नहीं रहेगा? एक मल्टी एसेट फंड एक डोमेस्टिक इक्विटी फंड से सुपीरियर कैसे हो सकता है इन सच हाई ग्रोथ टाइम्स? देखिए, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में डोमेस्टिक इक्विटीज का रिटर्न मे बी एसेट क्लास की तुलना में सबसे अच्छा रहे, बट आप जैसे लास्ट 3 years का एक्सपीरियंस या लास्ट इवन 5 years इफ यू सी, the Nifty or Sensex has not given big return, and it is important for people to have a diversified asset allocation। कि कुछ अगर इश्यू हो जाए एक एसेट क्लास में कि काफी लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस है या कुछ रिटर्न नहीं बन रहा है, तो डिफरेंट एसेट क्लासेस का रिटर्न कंबाइन होकर एक स्टेडी रिटर्न प्रोड्यूस करना एक अच्छा डिसिप्लिन है, एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है। So while I agree that in the long term, because India should be one of the fastest growing large economies of the world, if our nominal GDP grows at 10-12%, so roughly market और corporate profits वही correlation में 10-12% रिटर्न बनना चाहिए। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म में होता है, मतलब साल 2 साल 3 साल 5 साल भी, जैसे हमने लास्ट 5 साल में देखा कि बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बना है।
सो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टर को एवरी एसेट क्लास में रहना अच्छी बात है, अच्छा डिसिप्लिन है। और जैसे आप देखेंगे कि फॉरेन इक्विटीज और गोल्ड दे हैव डन रियली वेल ओवर लास्ट 1 year, 3 year, 5 year. And for investors to miss out on such returns is also not correct, which is why the true art of making money is about asset allocation, and that is why this fund should be the part of core portfolio of investors, क्योंकि इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें जो मिक्स है एसेट क्लासेस का, हमारे ख्याल से काफी यूनिक है और बहुत ही अट्रैक्टिव मिक्स है। सो अज्यूमिंग कि एसेट एलोकेशन वर्क्स, कोई इन्वेस्टर खुद भी तो ये एसेट एलोकेशन कर सकता है एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। एक मल्टी एसेट फंड में उन्हें इन्वेस्ट करने का क्या एडवांटेज मिल सकता है कंपेयर टू सेल्फ एलोकेटिंग द एसेट्स? इसमें 2-3 पॉइंट कहना चाहूंगा कि आप थियोरेटिकली आपकी बात सही है कि ये 3 या 4 एसेट क्लासेस, एवरी एसेट क्लास का एक फंड अवेलेबल है मार्केट में और निप्पॉन में ही, तो क्यों ये फंड जो कंबाइन करता है एसेट क्लासेस को क्यों अट्रैक्टिव है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितना भी कहें, जैसे मैंने कहा कि फॉरेन इक्विटीज और कमोडिटीज का आप एयूएम देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 10-15 हजार करोड़ 20,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। और आप टोटल साइज ऑफ इंडस्ट्री देखिए कि 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में रफली 10 लाख करोड़ इक्विटी है, बाकी मोस्टली डेट है। तो उसमें 10-15-20 हजार करोड़ का कुछ खास सिग्निफिकेंट नहीं है। तो एक तो बात ये है कि हम सब बोलते हैं, काफी लोग ने हमसे ये पूछा है, तो हम लोग पूछते हैं कि आपका कितना है इंटरनेशनल इक्विटीज और कमोडिटीज में, और जब पता लगता है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका भी काफी कम एलोकेशन होता है इंटरनेशनल इक्विटीज और गोल्ड में, क्योंकि ये एसेट क्लासेस इजीली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत नीश फंड है, इनका टैक्सेशन, इनका होल्डिंग कन्वीनियंट नहीं है। तो एक तो बात हो गई कि एक डिसिप्लिन और कन्वीनियंस हो जाता है टू ओन दीज एसेट क्लासेस। दूसरी बात ये भी है कि जब इन्वेस्टर अपने साइड से ये करने की कोशिश करते हैं, तो जो डिसिप्लिन होता है रीबैलेंसिंग का, कि अगर कोई एसेट क्लास समझो 2-3 साल अच्छा रिटर्न प्रोड्यूस कर दिया है, तो वो यूजुअली टाइम होता है कि उस पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें और उसका वेट कम करें, और जो एसेट क्लास अंडर परफॉर्म किया है, जो गिर गया है, जिसकी वैल्यूएशन चीप है, उसमें चले जाएं। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, अटेंशन फोकस नहीं होता है। ये फंड का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है कि इसमें क्वार्टरली रीबैलेंसिंग होगा। तो इस रीबैलेंसिंग के थ्रू what will happen is we will have discipline on valuation, that if one asset class starts doing very well, and if it does well for 1 quarter, 2 quarter, 4 quarter, 8 quarters, slowly we will keep booking profit in that, because we will get it back to the normal rate. जैसे let's assume कि domestic equities 50% है। Now let's assume domestic equities does well, and end of quarter it is 52, then we will get it back to 50 by selling small part of it. Then next quarter also it does well, it goes to 54, again we get it back to 50. तो एक रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग और मीन रिवर्जन या कॉन्ट्रेरियन अप्रोच से एक डिसिप्लिन रहेगा एसेट एलोकेशन का, जो नॉर्मल आदमी या नॉर्मल तरीके में होता नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट, इसमें काफी अटेंशन और फोकस चाहिए। तो ये आई थिंक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है वर्सेस इन्वेस्टर्स ट्राइंग टू डू इट देमसेल्व्स। एक और पॉइंट एक्चुअली है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जब रीबैलेंस करते हैं तो उनका टैक्सेशन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम ये म्यूचुअल फंड के अंदर स्कीम के अंदर कर रहे हैं, तो टैक्सेशन इम्पैक्ट भी काफी कम है। ग्रेट। सो अब इंडिविजुअल एसेट क्लासेस की बात करते हैं। जैसा आपने कहा, 2 ऐसे एसेट क्लासेस हैं इस फंड में which make this fund different from a conventional hybrid fund. These are gold and international equities. इन दोनों एसेट क्लासेस की इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में क्या इंपॉर्टेंस है? What are the advantages that they give to the portfolio? जैसे फॉरेन इक्विटीज है, वो जनरली काफी लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। नाउ देखिए, फॉरेन इक्विटीज लार्जली यूएस और यूरोप और जापान के ब्लू चिप से ब्लू चिप कंपनीज है। मतलब एक साइड टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जैसे
एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फिर हेल्थ केयर और एफएमसीजी कंपनीज है जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, रोश, नेस्ले। सो डेफिनेटली हमको लगता है कि जो एक निवेशक है उसका थोड़ा एक्सपोजर ये ग्लोबल जायंट्स या ग्लोबल ब्लू चिप्स में भी होना चाहिए। और इस प्रोडक्ट के थ्रू 20% हम लोग फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें रफली स्प्लिट जोग्राफी का ऐसा है कि 65% यूएस का है, 18-20% यूरोप का है, बाकी एशिया, जापान, हांगकांग जैसे एशियन सेंटर्स का है। तो इससे एक तो एक्सपोजर मिलता है ग्लोबल ब्लू चिप से। अदर एडवांटेज ये भी है कि देखिए क्या होता है कि जब बैलेंस्ड और बैलेंस एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें दो दो एसेट क्लासेस हैं, बट उसमें क्या है कि सिंस डोमेस्टिक एसेट्स हैं तो ये पूरे रुपी बेस्ड एसेट्स हैं। फॉरेन इक्विटी और कमोडिटीज जो इस नए फंड में है, उसका एडवांटेज ये भी है कि जैसे 2013 या 2018 जैसे साल में जब रुपी डिप्रिसिएशन काफी शार्प होता था, चुपचाप होता है, जैसे 2013 में रुपी 55 से 65 चला गया। तो ये जो दो एसेट क्लास हैं जैसे फॉरेन इक्विटीज और कमोडिटीज, इनको रुपी डिप्रिसिएशन का फायदा होता है क्योंकि ये यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड काइंड ऑफ एसेट्स हैं। तो जब ट्रांसलेट होते हैं रुपीज में तो जब रुपी डिप्रिशिएट होता है इनका वैल्यू रुपीज में बढ़ जाता है। तो ये दिस ऑल्सो गिव्स यू वन डाइवर्सिफिकेशन लेवल कि जस्ट इन केस अगर करेंसी पे कुछ प्रेशर आ जाए तो आपका जो डोमेस्टिक इक्विटीज और डोमेस्टिक डेट आपको रिटर्न नहीं दे सकता है, क्योंकि टिपिकली जब रुपये डिप्रिशिएट होता है थोड़ा इंडिया का कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का परसेप्शन होता है, तो इक्विटी भी गिरता है, डेट पे भी स्ट्रेस आता है। तो फॉरेन इक्विटीज और कमोडिटीज का ये डेफिनेट बेनिफिट है कि ये दो एसेट क्लासेस आपको रुपी के अगेंस्ट एक हेजिंग कह लीजिए या डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर डोमेस्टिक इक्विटीज की बात करें तो उसमें विच कैटेगरीज विल दिस फंड इन्वेस्ट इन? क्या इन्वेस्टमेंट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द लार्ज कैप स्टॉक्स या दूसरी कैटेगरीज में भी इन्वेस्ट करेंगे? ये जो डोमेस्टिक इक्विटी है जो सबसे बड़ा पार्ट है 50%, ये हम एक्टिवली मैनेज करेंगे। जैसे हम एक्टिवली मैनेज करते हैं कोई भी अदर डाइवर्सिफाइड फंड, हम इसके लिए एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। बट ये पोर्टफोलियो जो बनाएंगे वो थोड़ा बेंचमार्क ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि ये मल्टी एसेट फंड है। तो जो बेंचमार्क का रिटर्न है उससे ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते हम लोग। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा कि ये 50 to 70% लार्ज कैप रहेगा, बाकी मिड कैप रहेगा। इसमें स्मॉल कैप बहुत ही कम रहेगा या जीरो ही रहेगा समझिए। और पोर्टफोलियो में हमने गाइडलाइंस लगाई हैं कि ज़्यादा सेक्टर डिविएशन ना हो, न ज़्यादा एक सिंगल स्टॉक पे बहुत ज़्यादा वेट ना हो, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स should be reasonably good. So we are not going to take very cyclical bets or companies which have a lot of leverage or lot of debt. तो ये पोर्टफोलियो जो रहेगा वो डेफिनेटली हमारा एफर्ट है कि अल्फा क्रिएट करेंगे, बट ऑल्सो इट विल रिफ्लेक्ट द बेंचमार्क रिटर्न्स क्वाइट क्लोजली। So that is how we are going to manage the equity side. अगर डेट की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में देयर हैव बीन सम प्रॉब्लम्स इन दिस एसेट क्लास। जैसे कि फ्रैंकलिन का एक केस ले लीजिए जहां 6 डेट फंड्स बंद करने पड़ गए उनको। इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्रेडिट क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहा है निपॉन इंडिया? ये क्या प्रेडोमिनेटली ट्रिपल ए पेपर्स होंगे या आप कुछ क्रेडिट रिस्क भी लेंगे फॉर हायर रिटर्न्स? नहीं, ये इस फंड में जो डेट कंपोनेंट है वो बहुत हाई क्वालिटी रहेगा। एक तो ड्यूरेशन भी काफी कम रहेगा, 1.25 to 2.5 इयर्स का ड्यूरेशन रहेगा कॉर्पोरेट पेपर्स का। और मोस्टली ट्रिपल ए और डबल ए माइनस के बीच में ही रहेगा डेट। तो ये काफी हाई क्वालिटी डेट कंपोनेंट होगा। मनीष जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्योंकि एक मल्टी एसेट फंड है, इस पर टैक्स इंप्लीकेशंस क्या रहेंगे ऑन द कैपिटल गेन्स? ये क्या इक्विटी फंड कंसीडर किया जाएगा और विल इट बी टैक्स एज अ डेट फंड? इसमें टैक्सेशन डेट फंड का रहेगा। वजह ये है कि अगर आप इक्विटी फंड के स्ट्रक्चर में आप मल्टी एसेट फंड क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक इक्विटीज हैज टू बी मोर देन 65%, और हमको लगता है कि फिर
डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है, और फिर वो फंड it becomes very close to a balanced fund. So, since domestic equity is 50% here, there is debt taxation. But हमारा व्यू ये है कि इसमें जो निवेशक है, सिंस ये कोर प्रोडक्ट है, ये कोई ऐसा नीश सिक्लिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो जो कोर प्रोडक्ट में हमको लगता है कि एक तो इन्वेस्टर को आइडियली 3 साल के व्यू से आना चाहिए, और 3 साल के बाद जो इम्पैक्ट होता है टैक्सेशन का वो काफी कम होता है. सेकेंडली, क्योंकि जो एसेट क्लासेस हैं इसमें, डेट है, फॉरेन इक्विटीज है, कमोडिटीज है, इनके जो स्टैंड अलोन फंड्स हैं उसमें भी मोस्टली डेट टैक्सेशन ही होता है, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो हमको लगता है कि देखिए, सिंस हम लोग इक्विटीज खाली 50% तक है डोमेस्टिक इक्विटीज, तो that is why you're getting so much diversification. So that benefit is much more than what benefit you will get by equity taxation versus debt taxation, especially because we think people should have a medium to long term view on the product. लास्ट में बिफोर आई लेट यू गो, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस फंड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं किसी भी इन्वेस्टर को, क्यों एक इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं ओवर द कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स. देखिए, हमारे ख्याल में हम लोग बहुत एक्साइटेड है ये प्रोडक्ट के लिए. इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि एसेट एलोकेशन डिसिप्लिन होना चाहिए. नाउ ये एक ऐसा फंड है जो आपको सॉलिड डाइवर्सिफिकेशन देता है. जो हमने बैक टेस्टिंग किया है उसमें ना केवल रिटर्न अच्छा है, बट जो ड्रॉ डाउन है, मतलब जो नेगेटिव रिटर्न का पीरियड है वो बहुत कम है, जो वोलेटिलिटी है वो बहुत कम है. तो मेरा कहने का ये मतलब कि ना केवल रिटर्न अच्छा है बट रिस्क कम है. तो जो स्टेडीनेस है, जो कंसिस्टेंसी है रिटर्न का, वो बहुत अच्छा है. तो वर्सेस प्लेन वेनिला फंड्स, हमको लगता है कि इंडिया में स्पेशली काफी एसेट क्लासेस जैसे फॉरेन इक्विटीज और कमोडिटीज में लोग अभी मैसिवली अंडर इन्वेस्टेड है. गिवन द वेल्थ और द सेविंग्स पीपल हैव, they should definitely have more of these assets which have traditionally not got traction till now. So हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट से एक single shot allocation to this product will set the asset allocation of the investor in the right direction, and the gaps that are there in the investor portfolio in terms of not having some of these assets will get filled in one single shot. तो हमको लगता है कि ये, जैसे मैंने कहा, कि एक बड़ा पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए जो आपका बेसिक एसेट एलोकेशन टेक केयर करेगा, और बाकी फंड्स जो सेक्टोरल, थीमेटिक, डाइवर्सिफाइड फंड है, they can be added on top of this fund. That was a great discussion, Manish ji. Thank you for joining us to answer all our queries. We wish you and your team all the best for this info. So friends, जैसा मनीष जी ने भी बताया, बहुत से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का ये एक कोर फंड हो सकता है. Depending on each investor's individual risk return profile, there can be satellite funds to complete the portfolio. However, it's always prudent to speak with your financial advisor to understand the suitability of a fund in your portfolio. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी. We will keep getting many more videos with the latest financial products. So do not forget to subscribe to our channel. In case you have any comments or questions, please feel free to post them in the comment section below or on our website zfunds.in. Thank you for watching Z Funds.